हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का मॉडल प्रश्न पेपर, जिसमें हम लोग पूरा पेपर यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जिसमें हमारा मेन फोकस सबसे पहले एमसीक्यू में रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आज देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यह हमारा सामाजिक विज्ञान का पेपर है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, सबसे पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन है। जैव संसाधन का मतलब क्या होता है? जिसमें जीव होता है। ठीक है, जिसमें जान होता है, जिसमें प्राण होता है, उसको हम लोग जैव संसाधन कहते हैं। इंग्लिश में इसी को बोला जाता है बायोलॉजिकल रिसोर्स। ठीक है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मैन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमसे पूछा गया है कि मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है न्याय संगत। ठीक है, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं हम लोग जस्टिफाइड। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जस्टिफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में है निकोबारी कबूतर किस जातियों की श्रेणी में आता है, यानी कि निकोबार्स पिजन कम्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ स्पीसीज। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सामान्य जातियां, दुर्लभ जातियां, स्थानिक जातियां, लुप्त जातियां। ये हमारा ज्योग्राफी का वन्य जीवन चैप्टर से पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडेमिक स्पीसीज, यानी कि स्थानिक जातियां। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। ठीक है, तो हम लोग इसको टिक लगा लेंगे, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी हमें इसका मिलान कर लेना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे महानदी हीराकुंड परियोजना में ये सही है। टांका एक तरह का भूमिगत जल टैंक है जो कि राजस्थान में यूज होता है। ठीक है, यानी कि ये हमारा करेक्ट आंसर है। लेकिन हमें पूछा है कि जो करेक्ट नहीं है, यानी जो सुमेलित नहीं है। ठीक है, यानी हमारा ये आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता है। फिर पूछा गया है इल्तुतमिश, तो इससे सही सुमेलित किया गया है हौज खास, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, यानी गंगा भाखड़ा नांगल परियोजना। गंगा का सही मिलान क्या है? नांगल परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है कि बताइए रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है। ठीक है, तो रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, ये सब फसल के अलग अलग प्रकार हैं। तो इसमें अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसका हम लोग सही जवाब अगर देखेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा शीत ऋतु में। ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा शीत ऋतु, यानी ऑप्शन नंबर बी, इसी को हम लोग बोलेंगे कोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। चाय किस प्रकार की कृषि है, यानी किस प्रकार का कृषि का उदाहरण है? जीवन निर्वाह कृषि, प्रारंभिक कृषि, रोपण कृषि, झूम कृषि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इसी को हम लोग बोलते हैं रोपण कृषि। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रोपण कृषि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी रोपण कृषि। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमसे पूछा गया है कि बताइए कि झारखंड के गोवा और नोआमंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है। ठीक है, कौन सा खनिज? खनिज यानी कि मिनरल्स। ये हमारा लिखिए अपना झारखंड से सवाल आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरन ओर। ठीक है, आयरन ओर यानी कि लौ अयस्क। आयरन ओर यानी कि लौ अयस्क। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है। ठीक है, यानी ट्रांसपोर्टेशन पाइपलाइन के द्वारा किया जाता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। पानी भी होता है, कच्चा तेल भी होगा, पेट्रोल उत्पाद भी होगा, यानी कि उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया है कि हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस सूची में रखा गया है।
किस सूची में रखा गया है, 8वीं, 9वीं, 7वीं, 6वीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8वीं सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया है, स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। यह हमारा सिविक्स का सवाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/3। 1/3 यानी कि 1/3। 1/3 का मतलब कितना होता है, 1/3। यानी करीब करीब अगर 100% हम लोग सारे सीट को अगर देख लेते हैं तो इसमें से अप्रोक्सीमेटली लगभग 33% जो सीटें होती हैं वो महिला के लिए आरक्षित होती हैं। तो सही जवाब हो जाएगा 1/3 यानी कि 1/3। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा गया है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ। नागरिक यानी कि सिविल राइट मूवमेंट कब हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1954 से 1968। ठीक है, 1954 से 1968। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12। इसमें पूछा गया है कि भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो कितना फीसदी है, यानी वुमेन लेजिस्लेशन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे इंडिया में वो कितना % करीब करीब है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 5% से भी कम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 5% से भी कम है, लेकिन इसका जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था वो करीब करीब 33% होना चाहिए था, जैसा हमारे संवैधानिक विधान दिया गया है। लेकिन प्रतिनिधित्व मात्र कितने प्रतिशत है, 5%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13। इनमें से कौन से देश में द्विदलीय शासन व्यवस्था है। द्विदलीय शासन व्यवस्था का मतलब क्या है, 2 पार्टी सिस्टम। हम लोग सिविक्स में पढ़ते हैं 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक है, तो अगर मल्टी पार्टी सिस्टम पूछा जाएगा तो इसका बेस्ट आंसर हमारा हो जाएगा इंडिया, अपना देश भारत। लेकिन हमसे पूछा गया है 2 पार्टी सिस्टम, यानी कि मल्टी पार्टी सिस्टम, द्विदलीय व्यवस्था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमेरिका। अमेरिका हम लोग यहाँ पर यूएसए, अमेरिका मतलब यूएसए की हम लोग बात कर रहे हैं। अमेरिका अगर कह देंगे तो ये हो सकता है लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। लेकिन अगर हम लोग कंट्री से रिलेटेड बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें हमसे पूछा गया है कि नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया। दोस्तों हम लोग को पता होना चाहिए कि जो नेपाल है उसको हाल फिलहाल में ही, हाल फिलहाल का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि 1 या 2 डिकेड के आसपास, मतलब इसको राजतंत्र को समाप्त किया गया और यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित किया गया था। तो ये हमारा ईयर हो जाएगा 2008। ठीक है, ये हमारा ईयर कौन सा हो जाएगा, 2008। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे ईयर हमारा 2008 होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो इसका करेक्ट जो हमारा जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा 2008, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है 50 नंबर। इसमें पूछा गया है कि बोलोविया में पानी के निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन ऑफ वाटर, है ना, वाटर प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन यानी किस मूवमेंट के द्वारा किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा FEDECOR। हमारे पास बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म में हमारे पास दिए गए हैं, कुछ संगठन के नाम दिए गए हैं। तो उसमें हमारा बेस्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इसमें हमसे पूछा गया है कि हमारा एक भारतीय राज्य है केरल, जिसमें शिशु मृत्यु दर कम होने वाली एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी यहाँ पर जो मोर्टालिटी रेट की हम लोग बात कर रहे हैं, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट वहाँ पे बहुत कम है। ठीक है, लो इन्फेंट मोर्टालिटी, यानी कि हेल्थ इंडेक्स में इसका पोजीशन बहुत ही बढ़िया है। तो इनमें से क्या कारण हो सकता है, हमसे पूछा गया है किस कारण से ऐसा हो सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधा। वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, इस तरह के बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल है
और एडिक्वेट अवेलेबल है, सही मात्रा में पर्याप्त उपलब्धता है, इसके वजह से वहाँ पे शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। इसमें हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित किया जाता है। संगठित मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर। ये हमारा इकोनॉमिक्स का सवाल है, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, ये हम लोगों ने क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब इससे पूछा गया है कि एग्जाम्पल जो दिया गया है उसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे, यानी इसका सही आंसर क्या हो सकता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर हम लोग देखेंगे, कृषि मजदूर ये हमारा अनऑर्गेनाइज हो गया। लघु उद्योग के श्रमिक यानी कि मजदूर, ये भी हमारा अनऑर्गेनाइज में आ जाएगा। कबाड़ी वाला ये भी हमारा अनऑर्गेनाइज में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी हमारे लिए संगठित नहीं है, यानी कि असंगठित है। हमसे पूछा क्या गया है कि संगठित बताना है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 इसमें पूछा गया है कि रोजगार के अधिक अवसर। देखिए, क्वेश्चन पेपर हमारे पास जो छपा हुआ है जैक बोर्ड का, उसमें बाइलिंगुअल है, हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है। आपको क्वेश्चन जिस मीडियम में समझ में आता है उस मीडियम में पढ़ सकते हैं, बाकी इसमें लिखने वाली कुछ बात है नहीं। ठीक ठाक यहाँ पे करेक्ट आंसर को चूज कर देना है, सेलेक्ट करके टिक लगाना है, तो आप उसको टिक लगा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि यहाँ पर बताइए कि रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन से उपाय किए जाते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन से उपाय किए जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान से अगर पढ़ने वाले हैं तो ये बात हम लोगों को समझ में आनी चाहिए कि हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर हो रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2 और 3। ऑप्शन ए भी हो जाएगा, ऑप्शन बी भी हो जाएगा, ऑप्शन सी भी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग यहाँ पे 1, 2, 3 यानी सिंचाई की सुविधा, उसमें वृद्धि, विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण इकाई, ये तीनों हमारा हो जाएगा। तो तीनों हमें कहाँ पे दिया गया है, डी ऑप्शन में, यानी कि 1, 2, 3। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1, 2, 3 यानी कि डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है। ठीक है, कौन सी एजेंसी करेंसी नोट जारी करती है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इशू करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी भारत सरकार के बदले कौन ऐसा एजेंसी है जो हमारे इंडिया में करेंसी को इशू करती है, यानी कि नोट को जारी करती है। नोट को जारी करने का भी काम उसी का होता है। तो 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। इसको हम लोग कह सकते हैं आरबीआई, क्या बोलेंगे, आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये हमारे भारत का सेंट्रल बैंक है। हमें पता होना चाहिए कि हर एक कंट्री में सेंट्रल बैंक होता है। ठीक है, हर एक कंट्री में सेंट्रल बैंक होता है। तो हमारे कंट्री में सेंट्रल बैंक कौन सा है, भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 20। इसमें हमसे पूछा गया है, एक एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे दिया गया है कि राम और श्याम 2 छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग स्रोतों से 20,000 रुपया कर्ज लिया हुआ है। राम ने 1.5% ब्याज प्रति माह की दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया है, जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से प्रतिवर्ष 8% ब्याज दर पर लिया हुआ है। अब हमसे पूछा यह जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। जिनका थोड़ा सा भी मैथमेटिक्स अच्छा होगा उनको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये हमारा बिल्कुल आसान सवाल है। जैसे आप कह सकते हैं कि अगर हमसे पूछा जाएगा 20,000, तो 20,000 अपने आप में कितने परसेंट के बराबर है, 100%। यानी कि 20,000 का अगर आप 1% निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 200 रुपये। ठीक है, क्या हो जाएगा, 200 रुपये। अगर 200 रुपये को हम लोग 8 से गुना कर देंगे तो ये आपका 12 महीने का यानी 1 साल का ब्याज आपका हो जाएगा मात्र 1,600 रुपये। ठीक है, मात्र कितना हो जाएगा, 1,600 रुपये। तो ये 1,600 रुपये ब्याज किसको देना पड़ेगा, श्याम को। जबकि राम ने जो कर्जा लिया हुआ है वो 1.5%
प्रति माह पे लिया हुआ है, ठीक है। तो प्रति माह 1.5%, यानी कि 1 महीने का ब्याज आपका हो गया 1.5%, तो 1 साल में होता है 12 महीना। तो 12 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 12 को 1.5 से इंटू कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 18। ये क्या हो जाएगा हमारे पास 18। इसका सीधा हिसाब हमारे पास ये है कि 18%, और 1% का वैल्यू हमने कितना निकाला हुआ है 200, यानी कि 18 दूना 36, 18 दूना कितना हो जाएगा 36। तो 3600 रुपये 1 साल का ब्याज राम को देना पड़ेगा, जबकि 1600 रुपये श्याम को देना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लियरली हमको समझ में आ रहा है कि 3600 रुपये ज़्यादा ब्याज होता है, जबकि 1600 रुपये कम ब्याज होता है। अब हम लोग यहाँ पे ऑप्शन की तरफ चलेंगे। हम लोग से पूछा गया है कि किसका स्थिति खराब है, किसका स्थिति अच्छा है, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो राम की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब दिख रही है। क्यों? क्योंकि राम को हर साल 1.5% मासिक ब्याज की दर से 3600 रुपये ब्याज देना पड़ता है, जबकि श्याम को मात्र 1600 रुपये। श्याम को पूरे 1 साल में 1600 ब्याज देना पड़ता है, जबकि राम को 3600 रुपये ब्याज देना पड़ता है, जबकि प्रिंसिपल मनी दोनों के लिए सेम है, यानी कि 20,000, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछा गया है कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये कानून है, कब लागू किया, इस कानून को कब लागू किया गया था, यानी कि इसको लागू करने का ईयर हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा अक्टूबर 2005, अक्टूबर 2005। यहाँ इस डेट पर इस 2005 को सूचना का अधिकार लाया गया था, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। इसमें हमसे पूछा गया है कि सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग बैरियर और रेस्ट्रिक्शन, यानी कि बाधाएं, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, ठीक है, इस प्रोसेस का नाम क्या है, तो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लिबरलाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं उदारीकरण, ठीक है। तो कहेंगे कि उदारीकरण एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें सरकार के द्वारा अवरोध एवं प्रतिबंधों को हटाने का प्रयास किया जाता है या हटाया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। इसमें पूछा गया है कि अंश रेनन कौन थे। ये हमारा इतिहास का सवाल है, अंश रेनन कौन थे, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब ये कहाँ के रहने वाले थे, ठीक है। एक तरह से क्या थे, फिलोसफर थे, दार्शनिक थे, ठीक है, फिलोसफर यानी कि दार्शनिक, लेकिन रहने वाले कहाँ के थे, फ्रांस के रहने वाले थे। तो शायद आपको याद होगा, तो आप जब पढ़ रहे होंगे फ्रांस की क्रांति, है ना, फ्रांस की क्रांति, या आप यूरोप में राष्ट्रवाद नाम का चैप्टर पढ़े होंगे, वहाँ भी आपको समझ में आनी चाहिए। या क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी फ्रांस की क्रांति, उनके बारे में थोड़ा जिक्र यहाँ भी किया गया था, अंश रेनन के बारे में, जो कि फ्रांस के बहुत ही महान दार्शनिक थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, है ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों 14 जुलाई। ऐसे एग्जैक्टली डेट कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं, जो हमारे पास बुक में जनरली मेंशन होता है, तो कह सकते हैं यहाँ पर 14 जुलाई, 14 जुलाई, ठीक है। लेकिन ईयर हमसे पूछा जाएगा तो बोलेंगे 1789, ठीक है, 1789, यानी 1789। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25। इसमें पूछा गया है कि यंग इटली, है ना, यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे। यंग इटली हमें पता होना चाहिए, 2 भूमिगत संगठन थे, यानी कि अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमारा एक था यंग इटली और दूसरा था यंग यूरोप। एक की क्या था, यंग इटली, यानी कि यंग इटली, और दूसरा हमारे पास का था यंग यूरोप, यंग यूरोप, ठीक है।
लेकिन हमसे पूछा गया है यंग इटली के बारे में, हमसे पूछा गया है यंग इटली, यानी कि यंग इटली नाम का जो अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन था, यानी कि भूमिगत संगठन था, उनके संस्थापक यानी कि फाउंडर कौन थे? ठीक है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा जिउसेप्पे मेजनी। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा? जिउसेप्पे मेजनी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। इसमें पूछा गया है कि बताइए कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। यह हमारे इतिहास का चैप्टर 2 है, जिसमें हम लोग भारत के राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ते हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो उसमें ये ईयर के बारे में जिक्र किया गया है। उसमें चंपारण आंदोलन है, खेड़ा आंदोलन है, अहमदाबाद आंदोलन है, महात्मा गांधी का जो भूमिका है हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, वो सब बताया गया है। तो सवाल वहीं से पूछा गया है कि महात्मा गांधी जब अफ्रीका से भारत लौटे तो कौन सा समय था। ठीक है, मतलब ईयर हमें जनरली यहाँ पे बताना होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1915। 1915 यहाँ पे स्पेसिफाई भी कर दिया गया है कि पहला महीना यानी कि जनवरी 1915। ठीक है, 1915। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे 27 नंबर, पूना पैक्ट। ठीक है, पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं किसके द्वारा हुआ था, या किसके मध्य हुआ था? किसके द्वारा नहीं, किसके मध्य हुआ था, हमसे पूछा गया है कि पूना पैक्ट जो था किन दो इंसानों के बीच हुआ था। एक तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, लेकिन दूसरे इंसान का नाम क्या था? ठीक है, तो दूसरे इंसान का नाम था दोस्तों महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी। ये दोनों अलग अलग नेता थे, और उस समय जो हम लोग कह सकते हैं एससी कैटेगरी के लिए, यानी कि दलित समुदाय के लिए सबसे महान नेता में से एक नेता हुआ करते थे हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच उस समय पूना पैक्ट के बारे में बात किया गया था, यानी कि एक पूना पैक्ट साइन किया गया था, हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें पूछा गया है कि 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैली। ठीक है, किस देश में बहुत तेजी से फैली? तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी अफ्रीका। क्या हो जाएगा? अफ्रीका। किस देश में बहुत तेजी से फैली? तो क्या बोलेंगे? अफ्रीका। दोस्तों एक बात हमें याद होना चाहिए, हम लोग सबको पता है कि हमारे यहाँ कोरोना आया हुआ था, कोविड-19। कोविड-19 है ना, यानी कि इसको माना गया है कि कोविड-19 जो है 19 से करीब करीब देश के अलग अलग कोनों में शुरुआत लगभग हो गया था, और 2020 हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साल रहा, जिस समय पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन लगा हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इस तरीका से हिस्टोरिकल क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हैं, ताकि हमें हिस्ट्री को पढ़ने में समझने में थोड़ा सा आसानी लग सकता है। ठीक है, फिलहाल हमारा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन देश मित्र राष्ट्र के पाले में था। ठीक है, मित्र राष्ट्र इन हैंड ऑफ द अलाई, कौन सा ऐसा देश था? ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रिटेन। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रिटेन। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 30, और ये हमारा आज का आखिरी सवाल है कि स्पिनिंग जेनी, ये हमारे इतिहास का सवाल है। इसमें पूछा गया है कि स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, स्पिनिंग जेनी मशीन जो है किसके द्वारा बनाई गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जेम्स हैरगे ब्रिज। जेम्स हैरगे ब्रिज। ठीक है, इसको आप हिंदी में भी देख सकते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन नाम हमें पता होना चाहिए कि आखिर स्पिनिंग जेनी का जो मशीन था वो किसके द्वारा बनाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जेम्स हैरग्रिव्ज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर इस तरह के वीडियो आपको और चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि इस चैनल में आपको अब रेगुलर बेसिस पे वीडियो देखने को मिलेगा। ठीक है, काफ़ी दिनों से यह चैनल बंद था, तो इसमें वीडियो अपलोड नहीं किया गया था, लेकिन
अब वापस से इस चैनल में भी वीडियो अपलोड होगा, तो आप मेरे चैनल से जुड़ने के लिए इससे आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पड़ेगा, और वीडियो में आप देखते देखते आप लाइक कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो में, एक नए वीडियो में हम लोग। तब तक बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।